हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट आशीष फुटान और यहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है और ये सब कुछ बताते हैं कि करंटली इनके पोस्ट में क्या क्या होता है और इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डोनेश साहू जी, जिन्होंने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक करके पूरा हम लोगों को आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए और क्या क्या होता है इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के बाद। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया एंड आज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने सारे सीक्रेट्स बताएंगे, कैसे आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया करते थे, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहती थी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए जी। मेरा नाम डोनेश साहू है। मैं आरंग रायपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूल की स्टडीज़ हुई है वो महासमुंद से हुई है और मैंने जो कॉलेज किया हुआ है वो रायपुर से किया हुआ है। और कैसे फिर आपने ये सोचा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? एक्चुअली कॉलेज के बाद ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि सिर्फ पीएससी भी स्पेसिफिक करना है। बस होता है ना कि कुछ दोस्त जा रहे हैं एकेडमी, बस मैं भी चला गया। जाके देखा, कुछ मैंने किया तो लगा कि नहीं, अच्छा है, इसको आगे करना चाहिए कंटिन्यू। तो उसी के थ्रू फिर मैंने धीरे धीरे प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर लगा कि नहीं है, ये इसको करना है अब। उसी तरीके से फिर मुझे लगा कि हाँ यार, ये मेरे लिए बना है, मुझे मिल गया है मेरा गोल, अब मैं इसको करूँगा। अब इसको करेंगे। अच्छा, आप हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम से दिलाया ये एग्ज़ाम, और इंग्लिश मीडियम जो है उसका थोड़ा सा सीजीपीएस में स्केर्सिटी है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज आप एकदम डिटेल में बताइएगा। पहली बात तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है अगर कोई एक स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से तैयारी करता है, और फिर आप कैसे ओवरकम करते थे और अब लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो जब आपने तैयारी करने का सोचा और देखे कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी है, वो भी सीजीपीएससी का, तो क्या थॉट आया था आपके दिमाग में? एक्चुअली मेरे पास एक चॉइस था शुरू में कि मटेरियल इंग्लिश मीडियम में नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। और इवन 2017-18 में तो एक चॉइस था कि हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, तो मैंने इंग्लिश को चुना और एक दो साल पछताया भी। कुछ नहीं मिलता था इंग्लिश में, कुछ नहीं। इवन छत्तीसगढ़ के तो मतलब फैक्ट भी ऐसा रहता था कि जब तक आप उसको पूरा लाइन को ना पढ़ो, मतलब उसको ट्रांसलेट करने में जो पसीना निकल जाता है, ऐसा लगता था कि एक साल का काहे ले लिया यार मैंने, मुझे हिंदी ही करना था करके। फिर धीरे धीरे मेहनत करनी थी, मतलब चैलेंज की तरह लिया उसको, ट्रांसलेट किया, कुछ कुछ बुक्स ढूंढे, और उसका एक फ़ायदा ये मिला कि मुझे क्वालिटी मटेरियल मिले। जनरली होता है कि ना, हिंदी मीडियम में ऐसा होता है कि हमको सब अवेलेबल होता है, तो हम ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते। और इंग्लिश मीडियम में मुझे मतलब अलग अलग हाथ पैर मारने पड़ते थे। कोई भी टॉपिक होगा उसको 3-4 बुक्स ढूंढना पड़ता था। तो उसका एक फ़ायदा मिला मुझे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो गया और हर टॉपिक की जो समझ है वो गहरी हो गई। क्योंकि मुझे ट्रांसलेट करना होता था तो खुद के नोट्स बनाने होते थे, तो डिटेल रिसर्च करना पड़ता था। तो उससे लगा कि बाद में लगा कि नहीं यार, सही कि इंग्लिश मीडियम लिया, थोड़ा मेहनत हो रही है, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो फिर सही लगा। अच्छा, कुछ एडवांटेज होता है क्या कि आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम का एडवांटेज रहता है या हिंदी मीडियम वाले लोगों का एडवांटेज होता है सीजीपीएससी एग्जाम में? इसलिए मुझे तो लगता था हिंदी मीडियम वालों की एडवांटेज है। इंग्लिश मीडियम वालों को एडवांटेज तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है हिंदी मीडियम वालों से। और आपके मुझे लगता है कि जितने मटेरियल अवेलेबल हो गए मार्केट में, मुझे लगता है इक्वल है। ओके, अब मतलब आ गए हैं, अब कंपटीशन इक्वल है, सब आपको मिला हुआ है, हथियार औजार, बस लग जाइए, अब करना है करके करना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए। अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसको प्रॉपर प्रिपरेशन करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, फ़िलहाल के लिए अगर उसको हम लोग डिस्कस करें, तो कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? एक्चुअली जो इसका जो 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है मेंस, आपको सिर्फ मेंस, पहला फोकस तो मेंस में करना चाहिए। आपको कंप्लीटली ड्यूटेड रहना है 1 साल सिर्फ मेंस के लिए। मेंस का सिलेबस इतने वास्ट हैं कि आपको 1 साल सिर्फ सिलेबस को पढ़ के रिवाइज करने में लगेंगे। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप पहले 1 साल मेंस कीजिए, और इवन जब आप मेंस करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि 50-60% प्री की तैयारी हो जाती है, और जो 40% जो आपको जो बचा रहता है प्री का, वो भी बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता होता है, स्टोरी पता होता है।
तो सबसे पहले तो मैं किसी भी सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए, एक बार पूरा मेंस को सातों पेपर को एक बार पूरा पढ़िए, रिवाइज कीजिए एक बार, और उसके बाद फिर आप प्री की तैयारी कीजिए। इवन जैसे छत्तीसगढ़ में प्री जो होता है वो फरवरी में होता है। मेरा यही सजेशन रहता है कि आप जनरली साल भर आप मेंस से कीजिए, और नवंबर अगर आप फर्स्ट टाइम में रहे हैं तो आप नवंबर के बाद प्री पढ़िए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने सफिशिएंट होते हैं। प्री में कुछ नहीं होता, जो मेंस का जो फैक्ट होते हैं आपको याद करने होते हैं। अगर आपने मेंस पढ़ा हुआ है तो प्री आपके लिए बहुत सिंपल होगा। और फिर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू तो कॉम्बिनेशन होता है प्री मेंस का। अगर आपको डाटा याद है, आपको कंटेंट याद है, तो फिर आपको सिर्फ अपने पर्सनालिटी में वर्क करना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार जो रहेगा उभर के ही आएगा, 1 महीने में तुम कुछ नहीं बदलोगे, तुम जैसे थे वैसे ही दिखाओगे वहाँ पर। भले आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जो होता है ना कि जो सामने रहता है दिख जाता है। सही बात है, ये मैं एकदम एग्री करूँगा आपसे, क्योंकि मैं एक बार एक मॉक इंटरव्यू लेने के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट ने बुलाया था, और उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि 7 लोग आए थे। 7 लोग में से 5 लोगों ने ये बोला था कि मुझे लोकगीत गाना और सुनना पसंद है। ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो मतलब वो किसी ने ट्रेन किया हुआ है। तो ये सेम चीज़ वहाँ बोर्ड में भी होता होगा, कोई ना कोई होता होगा जो समझ जाता होगा कि यार ये सब फ्रेम्ड है, ये चीज़ें लोग कहीं से बना के लेके आए, ये एक्चुअल इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कॉपी मत करो और जो हो वो दिखाओ। एक्चुअली जो मेरा पहला इंटरव्यू था तब मैं हॉबी वाले सेक्शन में, मुझे लगता है कि मैं मेंस ज़्यादा कठिन, तो मैं हॉबी वाले सेक्शन में क्या डालूँ वो था। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है ना कि छत्तीसगढ़ में 99% की हॉबी नहीं है, क्योंकि सब मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की हॉबियाँ नहीं होती, सबको स्ट्रगल पेरेंट के प्रेशर में ही करना होता है। सबको क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट बाद बैडमिंटन आते हैं, फिर लोकगीत आते हैं। बहुत सही बात। तो कॉमन है ये सब। अब हॉबी ऐसा होता है कि लोग कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में ऐसा चीज़ डाल देते हैं जो उनको पसंद ही नहीं है, और फिर 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, और नॉर्मल आप मॉक में प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आप जब वहाँ रियल इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर जो असलियत है वही बाहर आएगी, वही बाहर आती है। आपको क्रिकेट पसंद है, आपको क्रिकेट ही के बारे में बता पाएंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे, तो जो रियल है वो बताओ। और बस मेरा वही है सजेशन सबको कि यार तुमको जो अच्छा लग रहा है उसी को बताओ। कोई ऐसा नहीं है, लोग बोल देते हैं कि यार क्रिकेट मत डालो, 99% वही डालेंगे। इवन मैंने भी पहले बार चेंज किया था, मैंने भी क्रिकेट डाला था, लेकिन लास्ट में मैंने चेंज कर दिया बैडमिंटन, और बैडमिंटन का बुक लेके बैठ गया। गनीमत ये थी कि मेरे बैडमिंटन सवाल नहीं आया, नहीं तो फिर बहुत हालत खराब हो जाती, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। ये तो बात है ना कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, कि आपको अगर कोई बस ये बोल देता है कि नहीं यार ये हॉबी ले ले, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन शायद ना पूछे जाएं, या पूछे भी जाएं तो बन जाएंगे, पर वो आपका अंदर से है नहीं, तो आप फंस सकते हो वहाँ पर। एक्चुअल में मतलब आपसे डीप आप जो लास्ट बोलने वाले हैं उसी से क्वेश्चन होगा कि अच्छा इसका बता दीजिए, फिर इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, आप फंस जाते हैं। इवन जो इंटरव्यू भी जानता है कि यार नहीं हो सकता ये, इतने साल लोकगीत नहीं आते हैं, मतलब सबको पता है कि सबको क्रिकेट खेलना आता है। अब सबने शुरुआत में डाला भी होगा, लेकिन फिर किसी इन्फ्लुएंस में बोला कि नहीं यार बहुत कॉमन है, डाला होगा। इवन मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक भी बार हॉबीज क्वेश्चन नहीं आया। और पहले बार मैं 3 बार में अलग डाला था, पहले में बैडमिंटन डाला, दूसरे में वॉलीबॉल डाला, और तीसरे मैंने ट्रेवलिंग डाला। हर बार लगता था मुझे कि यार नहीं हो सकता। अच्छा 1 महीना प्रैक्टिस कर, लेकिन जब इंटरव्यू में जाता था तो उससे बारे में सारे फैक्ट भूल जाता था मैं, और बाहर निकल के लगता था कि अच्छा हुआ नहीं पूछा। मतलब इससे मुझे ये पता चला कि नहीं यार, आपको जो अच्छा लगता है उसको डालो, जो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बारे में आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा, आप शायद उस चीज को अपने तरीके से घुमा के बता भी पाएंगे। हाँ, अब जैसे किसी को फ्रेंड के साथ बात करने अच्छे लगते हैं, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को खाली टाइम में कहीं घूमना अच्छा लगता है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में मैंने एक चीज़ गौर की थी कि किसी ने लिखा था कि पोएम लिखना अच्छा लगता है। उन लोगों का बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू, मैंने खुद उनको बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे, क्योंकि वो अपना एक्चुअल में वो जो लिखना चाहते हैं ना वो डिफरेंट था। तो ऐसा नहीं कि दोस्त का कॉपी कर लेना चाहिए कि तू पोएम बोलता था मैं भी बोल लेता हूँ करके। 10 में से 1 लोग का हॉबी वैसे होती ही है कि सही में इसको पोएम अच्छा ही लगता है। जैसे क्लास में होते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जनरली हमारे आसपास के ही दोस्त लोगों में से कोई ना कोई एक रहता है जो पोएम बोलता गाता सुनाता ही है। इवन अगर आप 10 में से भी 8 आसपास में बोल दो तो सब पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और सेकंड ऑप्शन में क्रिकेट डालेंगे। बहुत सही। रिजल्ट वाला डे कैसा था?
जिस दिन आया था क्या कर रहे थे, घर पे फोन लगाया, क्योंकि पहले तो अटेम्प्ट में नहीं हुआ था हाँ, और इस बार जब हुआ क्या हुआ था एटलीस्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू आया था और इतना टेंस था, मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना टेंस होऊंगा। जैसे ही लास्ट इंटरव्यू खत्म हुआ, वेट कर रहे थे क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, हाथ कांप रहे थे, सब एकदम बेचैनी हो रही थी। जब पता चला कि रिजल्ट आ गया तो फिर इसको डाउनलोड ही इतना टाइम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कितने समय लग रहे हैं डाउनलोड होने में रिजल्ट को। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में देखा तो नहीं हुआ, 280 रैंक आया। मतलब ऐसा लगता है पहाड़ टूट पड़ा कि जो देखा था, जो सोचा था, कुछ नहीं हुआ। और मतलब डिप्रेस्ड हो गया था मैं। 3-4 दिन तो ऐसा था कि मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ बिस्तर में लेटे रहो, कुछ नहीं करना है। फिर धीरे से बिल्डअप किया, खुद को इम्प्रूव किया, थोड़ा समझा कि नहीं यार, इस अटेम्प्ट में नहीं था, मिलता तो भी शायद मन चाह पोस्ट नहीं मिलता, और करनी है करके। फिर थर्ड टाइम में इवन मैं ड्राइव कर रहा था, जब रिजल्ट आया तो मैं कार से हट के, मैं पता चल गया रिजल्ट आ गया। कार से हट किया, मैंने देखा कि आ गया, मैंने देखा कि चलो 81 रैंक आया। शुरू में थोड़ा लगा कि यार 81 रैंक आया, कुछ और अच्छा हो सकता था, जल्दी का। फिर बाद में जब मम्मी पापा का बताया, इतना खुश हुआ, तो लगा कि वो गम भूल गया, ऐसा लगा कि मैं टॉप आया। मतलब जो चाहिए था मिल गया उनको। पापा उसमें बाहर में थे, उनको बताया, वो भी बहुत खुश हुए। इवन मम्मी, जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं, सबको ने ऐसा लगा कि उन्होंने खुद अचीव कर लिया उसको। होता है ना कि ये मेरा अचीवमेंट नहीं, सबका अचीवमेंट है। बहुत सही बात है। आपके आसपास आपसे प्यार करने वाले लोग रहते हैं ना, जो आपके स्ट्रगल को देखे रहते हैं, तो आप जब रिजल्ट लाते हो तो उनको खुद लगता है कि यार कर दिखाया करके, मतलब इट वाज ऑल इवन वर्थ तो इट। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने सेक्रीफाइस हम करते हैं उतने तो फैमिली फ्रेंड से भी करते हैं। इवन जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो अगर कुछ टीवी का वॉल्यूम कम करना, या कहीं जब मेरी ज़रूरत है, जहाँ मुझे जाना है, उसे कवर अप करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो सेक्रीफाइस होते हैं। मतलब हम लोग के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है वो। फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना हो गया, घूमना हो गया, तो जो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया था और उनका फल भी मिल गया। मतलब जो किया था वो वर्थ इट था, कि ये मिल गया उसको। नहीं। फिर फाइनली आपको एएसएलआर का पोस्ट मिला और आप अभी नायब तहसीलदार का संभाल रहे हैं। ये कैसे होता है, मतलब ये समझ में नहीं आया, लोगों को थोड़ा सा समझाइए कि आपको पोस्ट मिला था एएसएलआर का, क्या होता है ये पोस्ट, और फिर अभी आप कौन सा जॉब पोस्ट पे हैं वो चीज़। इसलिए जो मुझे भी एएसएलआर का पोस्ट मिला था, तो मुझे भी समझने में 2-3 दिन लग गए थे एएसएलआर क्या होता तो है बिल्कुल करके। डिटेल में समझा दीजिए कि कोई आएगा तो। हाँ, क्योंकि ये जो एएसएलआर पोस्ट है वो, उससे मतलब बहुत कम पोस्ट आते हैं इसके। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पोस्ट होता है, जो मेनली जैसे नायब तहसीलदार आप तहसीलों में बैठते हैं, वैसे एएसएलआर जिला मुख्यालयों में बैठता है। जैसे एएसएलआर का काम होता है सेटलमेंट परेड में, जो हर 30 साल में होता है, उसमें एएसएलआर का मुख्य काम होता है। और वो एक गाइडेंस की तरह रेवेन्यू मैटर में कलेक्टर को एडवाइस करता है। अब चूंकि जो लैंड रिकॉर्ड हो गया वो डिजिटलाइज हो गया, बहुत सारे जो एएसएलआर के काम थे अब वो नहीं रह गए, तो जनरली अब एएसएलआर क्या होता है कि उनको नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। क्योंकि अब नायब तहसीलदार के काम अधिक हो गए हैं और एएसएलआर के काम बहुत कम हो गए हैं, इसलिए जो मैन पावर को यूटिलाइज करने के लिए उनको नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। ओके ओके। तो नायब तहसीलदार के पोस्ट में रहते हो, आपके क्या जॉब रोल्स रहते हैं, क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं। लेकिन नायब तहसीलदार, तहसीलदार बोलेंगे तो फिर उस एरिया का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपको अपने डिपार्टमेंट में काम करना है, प्लस हर डिपार्टमेंट को मैनेज भी करना है। आपको ये देखना है कि स्कूल में टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इवन आपको देखना है कि रोड्स ठीक है कि नहीं है। इवन कहीं कुछ प्रॉब्लम, अदर डिपार्टमेंट में भी आपको चेकआउट करते रहना है। और साथ में आपका काम ही इतना होता है, इवन प्रोटोकॉल्स अधिक होते हैं। तो नायब तहसीलदार मैं बोलूँगा कि अगर अपने एरिया में सबसे पावरफुल पर्सन है आफ्टर एसडीएम, तो गलत नहीं है वो। ओके ओके, मतलब एक अच्छा पोस्ट रहता है। हाँ। कितना हेक्टिक लाइफ रहता है आप लोगों का। मतलब पर्सनल लाइफ तो इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत, पर्सनल लाइफ के बहुत कम टाइम रहता है। आपको अगर आप ये पोस्ट ले रहे हैं नायब तहसीलदार, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ शादियाँ छोड़नी पड़ेंगे, कुछ फ्रेंड्स के बर्थडे छोड़ने पड़ेंगे, और आपको हो सकता है कि आपका घर 200, 300, 400 किलोमीटर हो। आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पावर मिलेगी तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक हो जाएगी। इवन जो सैटरडे संडे जो होते हैं, जो अदर डिपार्टमेंट के लिए ऑफ होते हैं, उसमें आपको काम करना पड़ता है, आपको मुख्यालय में रहना पड़ता है।
इवन होली हो गया, दिवाली हो गया, आप मनाएंगे, लेकिन आप मुख्यालय में मनाएंगे, आप घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एरिया में जो भी कुछ हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो इसलिए तो मैं तो बोलूँगा कि नायब तहसीलदार पोस्ट पावर का है, लेकिन साथ में सेक्रीफाइस बहुत करनी पड़ेंगी आपको। तो जो भी एस्पिरेंट है, जो सब चीज़ को, प्रोस कॉन्स को एक बार देख लें। देख लें, बिल्कुल। कहाँ कहाँ हो चुकी है आपकी पोस्टिंग? एक्चुअली मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी सुकमा हुई थी। इवन आफ्टर फिर मैं गरियाबंद आया, और गरियाबंद में अभी मैं देवभोग में पोस्टेड हूँ नायब तहसीलदार के रूप में। ओके ओके। तो कैसा रहता है लाइफ सुकमा का? क्योंकि वो पहले से एक हम लोगों का एक आइडियोलॉजी बना दिया गया है ना कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ वहाँ पे, खासकर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उनका तो और भी। तो क्या ऐसा ही होता है? आपने क्या देखा था? और अगर कोई नया आता है तो क्या ज्वाइन करना चाहिए उधर? इवन मैं आपको मज़ेदार वाक्य बताता हूँ। मेरी पोस्टिंग आई, सुकमा आया, मैंने घर में बताया, मतलब मैं तो कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा था कि पहली पोस्टिंग आ गई। पहले तो था कि ज्वाइनिंग आ गया, अब ज्वाइन हो गया भाई, अब कोई नहीं हटा सकता। सुकमा आया, मुझे लगा कि घर में बहुत टेंशन होंगे, मैंने बताया कि सुकमा आया, तो मैंने घर में बताया, घर में सब खुश थे। धीरे धीरे कोई फ्रेंड्स की कॉल आने चालू है, मतलब सुकमा हो गया, मतलब ऐसा हो गया जैसे शोक सभा हो गई कि सुकमा जा रहा है तू करके, ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे मेरे भी मन में बैठ गया कि यार सुकमा कैसा जगह होगा यार, सुकमा के बारे में तो मैंने सिर्फ निगेटिव नहीं से सुने हैं, मतलब वहाँ नेट होगा कि नहीं होगा, लाइट होगी कि नहीं होगी, मतलब वहाँ लाइफ कैसा होगा। मतलब मैंने जब सुकमा एंटर किया, मैं डर डर के था। फिर जब वहाँ एंटर किया, फिर देखा लोगों को, मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो जैसा अदर जगह है रायपुर में वैसा ही है सुकमा, कुछ अलग तो नहीं है। थोड़े चैलेंजेस ये हैं कि आपको लैंग्वेज, आपको जो ट्राइब्स लैंग्वेज होते हैं उनको जानना होगा, लेकिन वहाँ के जो मतलब अपॉर्चुनिटीज है काम करने की, मुझे लगता है कि अगर आप सही में आप सर्विस करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप अपनी पहली पोस्टिंग बस्तर ही लीजिए। आपको जितनी अपॉर्चुनिटी आपको बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा क्षेत्र में मिलेंगी, उतनी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जनरली में जो मैंने एएसएलआर के रूप में काम किया था वहाँ सुकमा में, तो उससे अलग अलग विभागों के प्रभार थे, तो उसमें मैंने देखा कि यार सही में सुकमा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे जो बड़ा एरिया लगा मुझे एजुकेशन, वहाँ का जो एजुकेशन है उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो लगता है कि सुकमा में रोड्स नहीं होंगे, बिजली नहीं होंगे, नेट नहीं होंगे, मतलब हाँ मैं बोलूँगा एक बार आप घूम के आइए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छी जगह है ये। सब अच्छी जगह है, मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम लोगों को फिल्मों में दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नक्सलवादी टेंशन है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि जैसे सुकमा बोले तो ऐसे एंटर करते समय ही गन लेके खड़े होंगे, आइए सुकमा में स्वागत है आपका करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जाएंगे तो सुकमा एक नॉर्मल प्लेस लग रहेगी। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो न्यूज़ आती है वो हमेशा नेगेटिव ही हमारे कान में आती है ना, इसलिए शायद हमको लगता है कि ऐसा ही होता होगा वहाँ पर। जी, सुकमा के बारे में जितनी भी, इवन मुझे जाने से पहले तक मुझे जितनी भी न्यूज़ मिली थी नेगेटिव ही मिलती है। सुकमा के बारे में जो भी न्यूज़ आती है, नक्सल जो भी आती है, वो सब नेगेटिव ही रहती है, और लोगों के मन में एक इमेज बन जाता है कि नहीं यार सुकमा ऐसा है, वहाँ जाओगे मतलब फिर वापस आना, फिर देखना पड़ेगा यार वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो मैंने 1 साल वहाँ काम किया, उसमें मैं बोल सकता हूँ कि यार सभी को मिनिमम 1-2 साल आपको बस्तर में ज़रूर जाना चाहिए। आपकी पूरा जो परसेप्शन है चेंज हो जाएगा आपको। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब प्यार हो गया मुझे सुकमा से अब, वहाँ लोगों से। और जो बोलते हैं ट्रू मीनिंग, आपको गवर्नमेंट में आपको कुछ करना है तो आपको आपके लिए सुकमा है, आप पहली पोस्टिंग सुकमा ही लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू कि ना आपने ये पॉजिटिविटी फैलाई लोगों के बीच में। हम लोगों का भी जो हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव रहता है ना उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि कम ही लोग इस बात पे बोल पाते हैं, और जो एक्सपीरियंस किया रहता है वही बोल पाता है। प्रॉब्लम यही है ना कि वहाँ पर के लोग ज़्यादा सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो जब कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा तो वो आके बोलेगा क्या, है ना? जब यहाँ से कोई सिलेक्ट होके जाता तब वो देखता, फिर वो बोलता। जैसे हम लोगों का छत्तीसगढ़ का पर्सपेक्टिव जैसे इंडिया में है ना, क्योंकि हम लोग तो बाहर रह के पढ़े हैं, दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, तो वहाँ पर जैसे एक पर्सपेक्टिव है ना कि ये तो पूरा नक्सल क्षेत्र, जैसे ही छत्तीसगढ़ एंटर करोगे तो गन बारूद यही सब निकलेगा। है, एक्चुअल में है। आप बाहर जाते हैं तो ऐसा ही लोग सोचते हैं कि यार ये वही वाला जगह ना करके। तो
सेम चीज़ शायद छत्तीसगढ़ वालों ने बस्तर के लिए बना के रखी हुई है, तो इस चीज़ के लिए क्योंकि थोड़ा आपने इस चीज़ को चेंज किया। एटलीस्ट मुझे भी यही मतलब एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जो नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है लोगों के लिए, तो मुझे दूर करना चाहिए। और इवन हमने जो प्रशासन में वहाँ सुकमा में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्षम कोचिंग संस्थान है वहाँ चलाया, जिसमें जितने भी अधिकारी होते हैं वहाँ सुबह शाम जाके पढ़ाई करते हैं, मतलब बच्चों को गाइड करते हैं। यहाँ नीट की कोचिंग भी चालू हो रही है। जितने भी मतलब कोचिंग्स होते हैं, जितने भी बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ होते हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों को इवन होता है क्या है ना कि जो सुकमा जैसे इंटीरियर जो इलाके होते हैं वहाँ के बच्चे बाहर नहीं आना चाहते हैं। उनके लिए रायपुर, बिलासपुर, इवन मतलब अमेरिका जाना हो गया, हम लोग के लिए जैसे यूएसए जाना चाहते हैं, उनके लिए वैसा हो गया। और वो वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि वहीं पढ़ लें, वहीं आसपास कुछ भी मिल जाए और उसी में जीवन कट जाएगा। तो इसलिए जो हमने वो किया वहाँ पर अलग अलग कोचिंग से स्टार्ट की नीट के लिए, पीएससी के लिए, तो अब वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। मुझे इसकी बात की बहुत खुशी है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार मैंने वहाँ जाके किया, मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया, और लगता है कि वो हाँ यार फल मिलेगा उसे एक दिन। बिल्कुल। जब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाएं वहाँ। बिल्कुल। आप लोगों में से भी अगर कोई सिलेक्ट होते हैं तो ज़रूर पोस्टिंग लीजिएगा और वहाँ पर मतलब हेल्प करिएगा, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है जिसको हम ही लोगों को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा और पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तब क्या आया था आपके दिमाग में, कैसा मतलब वो लो फेज़ के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे ना अभी कई लोग हैं जो उस फेज़ से गुजर रहे हैं। आज ही जो एक डिसीजन फिर से टल गया कि रिजर्वेशन का आना चाहिए था, जो अब मई में शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, शायद उसके बाद भी ना आए, तो वो एक ना लंबा गैप क्रिएट होने की वजह से ना लोगों के अंदर एक ना मेंटल प्रेशर आ रहा है। आप भी शायद अपने समय पे कुछ ऐसे ही प्रेशर्स को देखे होंगे कि यार एक बार नहीं हो पाया, दूसरी बार भी होते होते नहीं हो पाया, तो कैसे उस चीज़ से आप डील किए? ये आप सही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको पता नहीं है आपको एग्ज़ाम कब है। जो अभी की सिचुएशन है कि एग्ज़ाम डर रहे हैं ऑब्वियसली कुछ इशू के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। एग्ज़ाम में फेल होना अलग बात होता है, उसका चैलेंज अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एग्ज़ाम में जो भी हो रहे हैं फेल हो रहे, पास हो रहे, इसके बाद आपको कुछ टाइम अब वापसी आ जाएंगे कि नहीं यार ये जो मेरी एरियाज थे मुझे वर्क करना है, इसमें मैं वर्क कर सकता हूँ। जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये बैन हटेगा, जिस दिन कुछ भी हटेगा, मतलब एक मतलब बम्पर बम्पर भर्तियाँ होंगी और अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी। और तो बस मैं बोलूँ कि वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी ये सारे बैन हटेंगे, फिर आपको आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा कि आपके लिए समय नहीं रहेगा क्या पढ़ें क्या दिलाएं, कि लंच स्किप करना है, डिनर स्किप करना है, कि और पढ़ाई टाइम मिल जाए। इसलिए मैं बोलूँगा सभी को आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यही होता है। आपको जो पीएससी होता है पेशेंस का चीज़ होता है, आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल पढ़ लिए निकल गया, नहीं, 1 साल 2 साल में तो आप खाली फेमिलियर होते हैं सिलेबस से। इसलिए इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। सही सर। कैसे आप जब आप ऐसा फील करते थे तो क्या आप स्टेप्स अपनाते? जैसे आपका उस समय रिजल्ट आया है ना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 4 दिन आप अपने अंदर क्या सोच रहे थे और फिर कैसे बाहर निकले? एक्चुअली जो मेरा रिजल्ट आया था 2018 पीएससी का, उसमें ऐसा था कि जनवरी में रिजल्ट आया और 10 मिनट के बाद प्री होना था फिर से अगली पीएससी का। तो मेरे पास टाइम नहीं था करने का। उस 3-4 दिन में मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मदद की, हेल्प किया। मतलब रोज़ डेली फ़ोन में बात करना, कुछ अलग टॉपिक में बात करना, और एक मोटिवेशन तो यही था कि यार इस समय इतना नंबर चुका है, अब इसको कवर अप करना है। खुद में इसमें मोटिवेशन लाना पड़ता है, और इसमें फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो इनर सर्कल होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मतलब फैमिली तो नहीं बोलूँगा, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स इसमें बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आप जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स का सर्कल एक ऐसा बनाइए जिसको आपको मैटर नहीं करता कि आपके सिलेक्शन हो या ना हो। वो बोलेंगे यार तू कोई बात नहीं, अपन कुछ और कर लेंगे, कुछ बहुत तो बहुत कर कुछ ही नहीं लेंगे। कुछ होंगे यार, बहुत कुछ होगा। एक ऐसा
एक ऐसा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस बैकग्राउंड से है ही नहीं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई कुछ है। तो मतलब इसका मुझे फ़ायदा मिला कि जब भी हम बैठते थे तो पीएससी की बातें नहीं होती थी, कुछ और बातें होती थी और वो इंटरेस्टिंग होती थी। ऐसा लगता था कि जो वर्ल्ड है, मतलब ना, पीएससी एस्पिरेंट खो जाता है हर तरफ। पीएससी, अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक हफ्ते जाएं तो ठेलों में यही सब बातें होती रहती हैं कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, प्री आने वाला है। इवन जो 10 साल से एग्ज़ाम छोड़ा हुआ वो भी तैयारी करने लगता है। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि यार 1 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, 2 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, तो एक बोलता है टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ऐसे टाइम में आपके अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट ही होता है। इस तरीके से टेस्ट सीरीज दिलाते थे आप? टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। बिल्कुल, उसके बारे में डिटेल में बताइए क्यों मस्ट है। क्योंकि ना अभी जैसे लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिलाया, अब उनका क्या शिकायत आ रहा था कि हम तो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए, हम तो पहुंच ही नहीं पाए। बार बार वही कहना रहता है कि अगर आप प्रॉपरली टेस्ट सीरीज दिलाते हैं तो आपको एनालाइज हो जाता है कि भाई मेरे को कितने क्वेश्चन बनाने हैं, कितने रुकने हैं, ये नहीं बनेगा, इसको बाद में करना है। आपने क्या एनालाइज किया कि कैसे टेस्ट सीरीज को दिलाना चाहिए और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इवन मुझे लगता है कि जो मेरे शुरुआत के 2 अटैम्प्ट्स नहीं हुए थे उसमें मेन रीज़न ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ को इतने सीरियसली नहीं लिया था। एक फियर होता है कि जब आप शुरुआत में टेस्ट सीरीज करते हैं कि आप देखते हैं कि यार ये तो सिलेक्टेड है, इसका इतना रैंक है, ये भी टेस्ट सीरीज दे रहा है, मतलब ये तो इंटरव्यू दे चुका है, ये भी दे रहा है, तो मतलब मेरा रैंक कैसे क्या आएगा। तो एक जो फियर क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार, मैं पेपर में जाके ही लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ने में फोकस करता हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मतलब मेरे जो 3rd अटैम्प्ट में सक्सेस का रीज़न भी यही था कि मैंने टेस्ट सीरीज को सीरियसली लिया था, डेली टेस्ट देना। और एक मैंने, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैंने एक सीनियर से पूछा था जो सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने बोला था कि यार तू डरता क्यों है, भिड़ जाना, क्या होगा, मतलब नहीं रैंक आएगा और क्या, रियल एग्ज़ाम थोड़ी है। अभी भी मतलब एस्पिरेंट लोग में यही होता है ना कि 3 घंटा काहे बर्बाद करेंगे लिखने में, क्या हो जाएगा, उससे बढ़िया पढ़ लेंगे, यार रैंक अच्छा नहीं आएगा, डीमोटिवेट फील होगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार जाके टकरा के देख लो यार क्या होता है, गिरोगे ना, फिर से खड़े होकर फिर कोशिश करना। और जो आप टेस्ट में आपका जो लास्ट परफॉर्मेंस होगा वही आपका मेंस में भी होगा, आप कुछ अलग नहीं करेंगे, वहाँ जादू की छड़ी नहीं होगी। इवन तो टेस्ट स्क्रीन आपको सोचने का टाइम रहता है, मेंस आप जब दिलाएंगे तो वो भी टाइम नहीं रहेगा आपको, आपने जो प्रैक्टिस किया रहेगा वैसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। इसलिए मैं सारे एडवाइस मेरी यही है कि टेस्ट सीरीज खासकर मेंस की बहुत सीरियसली लें और मस्ट है। अगर आपको एग्ज़ाम इसको क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज आपको दिलाना ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इतना सारे इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करते थे, कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे रिटेन करके रखना चाहिए? एक्चुअली रिटेंशन का प्रॉब्लम तो मुझे भी लगता था कि यार मैं कैसे, ऐसा लगता है कि कल पढ़ा है आज भूल गए। तो सबसे पहले आपको बिलीफ होना चाहिए यार कि मैं एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। और अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप यकीन मानिए कि वो क्लिक कर जाएगा आपको एग्ज़ाम में। अगर आपने पढ़ा है कि महानदी कहाँ से निकलती है तो आप 1 साल भी मत पढ़ो, आपको क्लिक कर जाएगा। अगर आपको पता है कि कोरंडम कहाँ मिलता है, एलेक्जेंड्राइट कहाँ मिलता है, तो आपको क्लिक करेगा ही करेगा। आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, भले आप आज ही नहीं पता, लेकिन जब आप देखेंगे 4 ऑप्शन तो आपको क्लिक कर जाएगी यही है करके। तो मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस रखिए, कूल माइंड से पढ़िए, तो मुझे लगता है कि बेटर ही होगा। बहुत अच्छा होगा। अभी के लिए मेंस के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि प्री हो गया है, लोग थोड़ा मेंस के लिए, पहले तो लोग डाउट में हैं, है ना, ये डाउट है कि होगा नहीं होगा और मेरा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं। अलग टाइप के लोग हैं कि भाई मैंने तो कोचिंग नहीं किया, क्या मैं भी कोचिंग कर लूँ? या जिन लोगों को कोचिंग हो गया है उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले मेरे सभी एस्पिरेंट को ये एडवाइस है कि जिसका हो रहा है या ना हो रहा है, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज दिलानी है। अभी आप कुछ फोकस मत कीजिए, सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। क्योंकि आपको, अगर आप सीजीपीएससी पे डिवोटेड हैं तो आप आज नहीं तो कल मेंस दिलाना है आपको। और जिनका हो रहा है वो तो आपको टेस्ट सीरीज दिलानी है और कंटिन्यू करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जिनका नहीं भी हो रहा है उनके लिए भी गोल्डन चांस है कि आप भी यही जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए और आप इसको टाइम को लॉस्ट मत होने दीजिए, आप इसको टेस्ट सीरीज दिलाइए।
मोटिवेटेड रहिए, रैंक का भी ज़्यादा सोचिए मत। आप बस ये कि आप 3 घंटा लिख के आइए। आप वहाँ पर आप 3 घंटा लिखेंगे, आपकी हैबिट बनेगी, तो आप पेपर में भी पूरा 3 घंटा लिखेंगे। अगर आप 3 घंटा लिख रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। पेपर कंप्लीट हो रहा है तो आप ये मान के लिए कि 1400 में से 700 नंबर आपको आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे आपको सारे स्टूडेंट चाहिए एडवाइस है कि इस खाली टाइम में आप समय वेस्ट मत करना इधर उधर की बातें सुनने में। आप बस आंसर राइटिंग में फोकस कीजिए। एक कोई भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन कीजिए और उसमें डिवोटेड रहकर टेस्ट सीरीज दीजिए। साथ में इवेल्यूएट करना मत भूलिए। आपको ऐसा होता है ना कि हम टेस्ट सीरीज लाते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आप वो हैबिट रखिए कि टेस्ट सीरीज ला रहे हैं तो फिर उसको 6-7 दिन बाद को फिर इवेल्यूएट कीजिए, चेक कीजिए कि कहाँ पर गलती हो रही है। जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर भी आते हैं, आप मॉडल आंसर चेक कीजिए उसमें कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर और इम्प्रूव कर सकता था। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 99% लोगों से आगे हैं। बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ सीजीपीएससी की बात नहीं है, चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, गेट देख लीजिए, कोई भी फील्ड देख लीजिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि आदमी टेस्ट नहीं दिलाता है। एक्चुअली ये चैलेंज मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि एक फियर हो जाता है कि यार अभी तो मैंने तैयारी नहीं की है, मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार रिवीजन करके टेस्ट ले और एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, वो करने से ज्यादा अच्छा तो मैं और एक बार रिवाइज। और जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके पास समय इतने नजदीक होता है कि आप उस मतलब फियर आ जाती है, एंग्जाइटी आती है कि यार 2 महीने बचे हैं, मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा कि रिवीजन करूंगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक तरीका है कि टेस्ट सीरीज को आप ये मान के चलिए कि आप सही में मेंस दे रहा हूँ मैं, और आप उसको कंटिन्यू करिए। आप शुरुआत में 2 महीने तो कंटिन्यू कर, भले आपका हो रहा है मत हो रहा है, 3 घंटे वहाँ जाइए, बैठिए, कुछ भी लिख के आइए। इवन क्वेश्चन दूसरा है, आपको कुछ दूसरा याद आ रहा है, उसको भी लिख के आइए, आपका हैबिट बनेगी। और आप यकीन मानिए कि जो ईगो पे लगता है ना कि टेस्ट सीरीज में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आदमी घर जाके देखता ही है उसको कि यार इसका आंसर क्या था। तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि अगर 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन नहीं भर रहे हैं, तो इतना लेफ्ट आउट फील होता था कि यार क्या मैं काबिल हूँ इसके। तो आप उससे होता क्या है, फिर मैं घर जाके उसको 8 क्वेश्चन को देखता था, और जब अगले बार आते थे तो फिर वो बन जाते थे। तो टेस्ट सीरीज का ये भी फायदा है कि साथ में आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, आपके जो करंट अफेयर टॉपिक है वो भी कवर हो रहे हैं। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगा कि डरिए मत, आप जाइए टेस्ट सीरीज लाइए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। टेस्ट सीरीज की रैंकिंग मायने नहीं करिए, आपने जो मेंस में परफॉर्म करेंगे वही मायने करेगी, इसलिए आप दिलाइए, इसको स्किप मत कीजिए। बिल्कुल। कैसे रहती है अभी आपका डेली शेड्यूल, क्या रहता है जब आप एंटी रहते हैं कि कब जाना होता है, कब आना होता है? डेली शेड्यूल में हमारा जाने का टाइमिंग तो रहता है 10 बजे, लेकिन आने का टाइमिंग नहीं रहता, क्योंकि एंटी की जो लाइफ होती है बहुत ही हेक्टिक होती है। आपको इसमें बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां रहती हैं, साथ में प्रोटोकॉल भी होता है, काम भी होते हैं। आपको ऐसा होता है कि कई बार आपको खाना स्किप करना पड़ता है, लेकिन ये है कि चैलेंजेस हैं तो मज़ा आता है काम करने में इसमें। और यही है, सोच समझ के ही लीजिएगा एंटी, क्योंकि आपके इसमें पर्सनल लाइफ बहुत कम हो जाती है, आपको प्रोफेशनली इतना काम हो जाता है कि आपको पर्सनल कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आप ऐसे हैं कि आराम पसंद है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहते हैं कि एक बैलेंस होके चले पर्सनल प्रोफेशनल, तो आप जरूर अलग फील्ड चूज कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, नए नए गोल्स आएँ, तो आप ज़रूर एंटी लीजिए। आपका जब आप पढ़ाई करते थे तब कैसा डेली शेड्यूल रहता था? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था क्या? दिन भर पढ़ते रहते थे कि थोड़ा बीच में आप ब्रेक वगैरह लेते थे? लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो मेरा शेड्यूल होता था वो प्री में इस हिसाब से बदलता था। मतलब मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। प्री के समय ऐसा होता है कि प्री का होता भी है ना कि आपको जितना नॉलेज लेना है ले सकिए, तो फिर उसमें होता कि मैं जनरली तो उल्लू होते हैं ना, मैं उस प्रजाति का था कि रात 4 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह आराम से 11 बजे उठना, फिर पढ़ना, फिर सोना, फिर पढ़ना। मतलब ऐसा कोई रूटीन नहीं है, आपको रात तक पढ़ना है, सुबह सोना है। लेकिन आपको मेंस के लिए मैंने एक ये किया था कि जो मेंस का टाइमिंग होता है 9 से 12, 3 से 5, इस टाइम में मैंने पूरा अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे। 3 महीने 10 बजे उठना है, फिर 3 घंटा जो मेंस का टाइमिंग होता है उसमें मेरे पढ़ना है, फिर मुझे दोपहर में सोना नहीं है क्योंकि मेंस में टाइम नहीं मिलता रिवीजन, उसमें आपको रिवीजन करना है, फिर पढ़ाई करनी है और रात को जल्दी सोना है।
ये एक जो एडजस्टमेंट है मैंने मेंस के लिए किया था। और इंटरव्यू ऐसा है कि इंटरव्यू में आप रिलैक्स रहिए, आप ज़्यादा अपने आप को लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से डेली जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए, एक नॉर्मल रूटीन लीजिए। तो यही है कि मेरा फंडा तीनों के लिए अलग अलग शेड्यूल था, ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल रखा नहीं मैंने। नहीं रहता था कोई ऐसे टॉपिक्स जो हर साल आते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे उसे दिलाए हैं आपने पेपर, तो आपको पता है कि यार ये वाला तो पढ़ ही लो, ये आता ही है। एक्चुअली मेंस में मतलब होता ही है कि सबको पता होता है कि ये आना है। अच्छा। हाँ, मेंस में आपको पता है कि सिलेबस इससे आना है। आप देखेंगे प्री, आपने एनालिसिस किया होगा कि प्री में ऐसा होता है कि कहीं से भी पूछ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप जान नहीं सकते कि आपको कितना नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन मेंस ऐसा है कि आपको सिलेबस दिया हुआ है, वही 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे तो आप यकीन मानिए कि 80% उसमें सामने है। इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज में जोर दे रहा हूँ कि मेंस में सबसे बड़ा जो होता है कि आपको पेपर कंप्लीट करने होते हैं। पेपर आपका कंप्लीट तभी होगा जब आप उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे। इसीलिए आपको मेंस के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेबस में स्टिक रहिए, 5 साल के पेपर पढ़िए, और आप यकीन मानिए कि आपको जो भी आप रैंक चाहते हैं आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और कौन कौन से पोस्ट्स होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी डिटेल में अगर आपको लगता है। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डिप्टी कलेक्टर और एनटी के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है, फैसिलिटीज़ में फ़र्क क्या रहता है, पे स्केल में क्या फ़र्क रहता है, जो आपको लगता है। क्योंकि ना कई मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो लोग कोई भी पोस्ट अदर देन डिप्टी कलेक्टर जब रहता है फिर भी वो एग्ज़ाम दिलाते हैं, चाहे कुछ हो जाए कि डिप्टी कलेक्टर बनना है। जी, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होता है? जी, जो डिप्टी कलेक्टर एनटी जो एसएलआरओ मतलब बहुत डिफरेंस होते हैं। आप एनटी होते हैं तो आपको 10 से 12 साल जरूरी लग जाते हैं डीसी बनने में। और सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये होता है कि आप आईएएस आर आपको नहीं होगा अगर आप एनटी होंगे तो। और साथ में फैसिलिटीज़ में भी देखेंगे तो आपको जो डिप्टी कलेक्टर जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं उसका हाफ अभी आपको एनटी में नहीं मिलता। और जरिए डिप्टी कलेक्टर आपको क्लास 2 है, पेमेंट भी ज़्यादा है, आप गेजेटेड ऑफिसर हैं, और एनटी आपको नॉन गेजेटेड है, आपको व्हीकल भी नहीं मिलेंगे। तो इतने सारे मतलब इतने सारे डिफिकल्टी रहती है। इसलिए लोग मतलब पहले से ही सोच लेते हैं कि यार अगर पढ़ ही रहे हैं, इतने साल से पढ़ना ही आता है, तो थोड़ा सा और करके। जनरली जो एंटीज और जो डिप्टी कलेक्टर में आप देखेंगे तो नंबर में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, आपको 20-30 नंबर में ही ये हो जाता है। तो जो आदमी अगर इतना अचीव कर लिया उसको लगता है कि यार 20 नंबर का तो सवाल है, एक बार और अटेम्प्ट करता हूँ। 20 नंबर का है, फिर मैं जो 10-12 साल का गैप है वो मैं कवर अप कर लूँगा। और ये सोच भी सही है कि आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन जो एनटी में आपको समय की कमी के कारण बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। उसके बाद अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपको जो वर्क और पर्सनल हो गया, चाहे स्टडी पे बैलेंस बनाना एक वो भी एक चैलेंज का ही काम है। चैलेंज रहता है। कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार आज तो मतलब लगा है कि मैंने एक्चुअल में लोगों को सर्व किया है, कोई ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगा हो यार दिस वाज वर्थ इट, जो आप जॉब करते हुए? इसलिए जब मैंने सुकमा में था तो वहाँ जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरह हमने लोगों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी है। चाहे वो कुछ इनोवेशन करना हो तो वहाँ के एजुकेशन के फील्ड में जो होते हैं ना, जो बच्चे पढ़े नहीं होते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको बुला के उनको एडमिशन करवाना। साथ में जो गरीब बच्चे होते हैं उनको, जो कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कुछ पैसे की डिफ़िकल्टीज हैं, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो उन तक हेल्प पहुँचाना, ताकि वो अपना जो स्टडीज़ है कंटिन्यू कर सकें, उनको स्कॉलरशिप मिल सके। तो ये सब जब मैंने काम किया तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इसमें। जो एजुकेशन के फील्ड में जो सुकमा में जो काम किए है उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मुझे लगता है कि गोल्डन डेज थे वो मेरे, कि जो मैंने सोचा था कि एक ऑफिसर बन के मुझे ये करना है और मैंने उन लोगों के लिए किया जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये एक सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए और मुझे खुशी होती है कि मैंने किया। तो सर ये बताइए कि अच्छे से नोट्स कैसे बनाना चाहिए और मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है? चलिए, जो मेरे से शुरुआत में गलती हुई थी कि नोट्स आप कभी भी फर्स्ट रीडिंग में मत बनाइए। आप बुक को पहले पढ़िए, उसके बाद आपको 2-3 सोर्स और पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए। तो छत्तीसगढ़ में जनरली जो छत्तीसगढ़ जीके होता है उसमें आपको ऐसा होता है कि एक बुक में आपको सारे कंटेंट नहीं मिलते हैं। तो आपने एक बुक पढ़ लिया और साथ ही में नोट्स बना रहे हैं तो मतलब टाइम वेस्ट है वो।
और जनरली होता क्या, कई लोग नोट्स बना रहे हैं मतलब पूरा कॉपी पढ़ दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको नोट्स बनाने हैं, मतलब आपको ऐसे नोट्स चाहिए कि जो आपको 1 घंटे में रिवाइज कर सकें। आपको जो शॉर्ट क्लिप्स, कोई भी टॉपिक का जो जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ भर रहे हैं। इसलिए मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि पहले आप 3-4 बुक सोर्स को पढ़िए उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उनसे जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को लिखिए। जो ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टोरी को नहीं लिखना है, आपको जो फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, उनको लिखना है। तो नोट्स मेकिंग आप ये ध्यान रखिए कि आप नोट्स बनाने से पहले आप थोड़ा बुक को पढ़ लीजिए, उस टॉपिक के बारे में जान लीजिए, तो रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप फिर नोट्स बनाइए। ओके। जब आप टेस्ट दिलाते थे तो किन चीज़ों का ध्यान रखते थे, मतलब क्या गलतियां करते थे जो आप ना बिल्कुल कहेंगे कि यार ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना? टेस्ट है तो गलतियाँ ही करनी चाहिए टेस्ट में। ऐसे टेस्ट आप मतलब टेस्ट दिलाइए बस। आपको फिर मतलब टेस्ट इसलिए होता है कि आपकी जो गलतियाँ हैं वो सुधार जा सके। तो मेरे तो ये कि आप टेस्ट दिलाइए बस, फिर बाकी सबकी अपनी अपनी गलतियां होती है, बस उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। नहीं, कई लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूँ, मतलब टेस्ट दिला दी, साइड करके रख दिए और कुछ उसका बाद में देखेंगे वाला टाइप का रहता है, और वो बहुत बड़ी उससे फिर आपको जो आउटपुट मिलना है वो नहीं मिलेगा आपको। तो ना कि आप जो इनपुट डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, टेस्ट दिला रहे हैं फिर साइड कर दे रहे हैं, तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट रहे तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद आपको उसको एनालाइसिस करना पड़ेगा ना, मैं क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। तो जो पढ़ने के बाद आपको जो थिंकिंग रहता है अपने ऊपर, वो बदल जाएगी, यार मैंने इतना खराब कैसे लिखा। होता है ना कि मुझे लगता है कि मतलब किसी टॉपिक में मैंने बहुत अच्छा लिखा, उस दिन लगता है कि बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आप उसको 1 महीने बाद पढ़ेंगे तो लगता है कि अरे यार क्या लिखा था मैंने करके। सही बात है, सही बात है। तो ये बताइए आप कि फाइनली आप इतने टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रहे? एक फाइनल मैसेज चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे हैं, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आप इस पूरी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहे? आप क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि यार बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी? एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरा जो सेचुरेशन लेवल था, मुझे लगता है सेचुरेशन लेवल आ गया था, उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो जब अपने लिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार मुझे इतने पीरियड तक मुझे करना है, और उस पीरियड में भी ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा। कुछ टाइम ऐसे आते थे कि यार क्या है कर रहा हूँ मैं, मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज, सब कुछ छूट जा रहा है, ना कहीं घूमने जा पा रहा हूँ, ना किसी की शादी में जा पा रहा हूँ, यार कुछ और कर लेता हूँ, सब चीज़ इंजॉय करूँगा लाइफ में सब चीज़ होनी चाहिए। फिर साथ में जो इस टाइम में आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो मेरे मुरली देवांगन सर है, जो उन्होंने पर्सनली बहुत गाइड किया है, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा गाइडेंस होना चाहिए। कोचिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको समझे, आपको, आप जानते हैं कि आप कहाँ पर लो हैं, उनको हाई करना है, तो एक ऐसा 1-2 आदमी होने चाहिए आपके पास। और मतलब मैं किस्मत ही था बोलूँगा कि मेरे पास है 1-2 ऐसे आदमी की जो मुझे बताते हैं कि नहीं यार अभी ऐसा मत सोच, अभी समय ख़राब है, कुछ टाइम बाद सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे एक प्रथा है कि हम एक नेक्स्ट टॉपर को आप एक टैग करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, तो आप किन को टैग करना चाहेंगे? हाँ, नेक्स्ट टॉपर को मैं टैग करना है, मतलब फ्रेंड है प्रांजल गोयल। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो जर्नी है वो भी बहुत मोटिवेटेड है, उसके भी एक अलग ही चैलेंजेस थे, तो उसने कैसे इसको ओवरकम किया, मुझे लगता है सबको उसको जानना चाहिए। तो मैं टैग करता हूँ प्रांजल गोयल को, वो आए इस रेड सीट पे बैठे और अपनी जर्नी शेयर करें। बिल्कुल सर, आपको इनवाइट करता है मेंटर्स ज्ञान की टीम, ताकि आप भी आके यहाँ पर अपने सारे सीक्रेट्स बता सकें। एंड सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।